हेलो बच्चों, आज बच्चों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक वेक्टर। कहते हैं जिसका बेसिक मैथ्स और वेक्टर चैप्टर जिसका अच्छा हो उसकी फिजिक्स जो होती है वो स्ट्रांग मानी जाती है, और ये बिल्कुल सत्य भी है। जिसका बेसिक मैथ्स और वेक्टर जिसका स्ट्रांग होगा वो फिजिक्स में कहीं मात नहीं खाएगा। तो आज हम बेसिक मैथ्स के बाद वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इसको समझिएगा। देखें, वेक्टर के अंदर हम फर्स्ट बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, कि भैया फिजिकल क्वांटिटी आप किसको बोलते हो। फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, ये भौतिक राशि हम बोलते हैं तो वो इसका मीन्स क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी का मीन्स ये होता है कि जिसको आप मेजर कर सकते हो वो क्या है, भौतिक राशि है। जिसको आप माप सकते हो वो क्या होती है, भौतिक राशि होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर लेता हूं, मास को लेता हूं बेटा, मैंने लिया यहां पर मास, ठीक है। तो मास यहां पर क्या है, इसको आप मेजर कर सकते हो। तो मास यहां पे क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने यहां पर लेंथ ले ली, लंबाई ले ली। लंबाई को आप मेजर कर सकते हो, तो लंबाई भी क्या है, यहां पर एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने यहाँ पर वेलोसिटी ले ली, मैंने यहाँ पर क्या ली, वेलोसिटी, तो इसको भी आप मेजर कर सकते हो, तो ये भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा मैं लेता हूँ फोर्स, तो फोर्स भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि आप इसको मेजर कर सकते हो। तो इस तरह से जिस क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो, जिस फिजिकल क्वांटिटी को जिसको आप मेजर कर सकते हो वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है। और जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं ये कह दूं आप अपनी फीलिंग्स को मापिए, तो फीलिंग्स का कोई पैमाना नहीं है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। आप अपनी एंगरनेस से, जो गुस्सा आपको आता है, जो क्रोध आपको आता है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अब सिंपल सी बात ये आती है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको आप मेजर कर सकते हो वो सभी की सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसको आप मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अब इसके अंदर एक बात और आती है, मैग्नीट्यूड, परिमाण। ये क्या बला है, देखते हैं। मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, ये क्या बला है, देखते हैं। देखिए बच्चों, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। मैग्नीट्यूड में यहां पर इसके अंदर दो चीजें इंक्लूड की जाती हैं। पहली चीज इसके अंदर इंक्लूड की जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट होगी, यानी कि आंकिक मान। क्या बोलेंगे इसको, अंकिक मान और मात्रक, ये दो चीजें जो होती हैं ये शामिल होती है मैग्नीट्यूड के अंदर, परिमाण के अंदर। अब इसका मतलब क्या है यहां पर, तो देखिए, मैं कहता हूं कि कोई पार्टिकल है और उसका जो मास है वो कितना है, 3 kg का है। मैंने कह दिया उसका मास कितना, 3 kg का है, ठीक है। तो यहां पे जो 3 है ये क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यहाँ पे जो केजी लगा हुआ है ये क्या है, यूनिट है। तो ये जो होगा ये उस बॉडी का जो भी है मास होगा, तो उसका ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। यहाँ पर क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट होती है, और यही दो चीज़ इसके अंदर आ रही हैं, तो हम कहेंगे ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है किसी का भी। आगे देखें, मैंने यहाँ पे ये कह दिया कि कोई लेंथ है 5 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पर 5 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेंटीमीटर क्या है, इसका एक यूनिट है। मैंने कहा फोर्स जो है यहाँ पर 2 न्यूटन का है, यहाँ पर 2 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो जो है ये क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये यहाँ पर क्या है बेटा, यूनिट है, मात्रक है यहाँ पर। तो ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे फोर्स का ये परिमाण है यहाँ पर। तो अब हम समझ गए हैं कि भैया मैग्नीट्यूड के अंदर दो चीज़ें शामिल की जाती है, एक तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, एक इसका यूनिट है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ इसके अंदर नहीं होती। तो ये होता है मैग्नीट्यूड।
अब आपको किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड लिखने को बोले तो आप उसके अंदर दो चीज़ें लिखोगे, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे, एक इसका यूनिट, बस, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं होगी। अब देखिए हम यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा वेक्टर, और वेक्टर चैप्टर के अंदर बात कर लेते हैं बेटा इसकी, वेक्टर और स्केलर क्या चीज़ होती है। तो देखिए पहले मैं बात कर लेता हूँ बेटा स्केलर की, क्योंकि वेक्टर चैप्टर ही है, हम डिटेल के अंदर इसका पढ़ेंगे। तो स्केलर क्या होता है? अदिश राशि, अदिश, स्केलर मीन्स अदिश। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, सुनना बात को। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जाऊँ मैं कि भैया वे फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर क्या होता हो, मैग्नीट्यूड होता हो, जिसके अंदर क्या होता हो, मैग्नीट्यूड होता हो, लेकिन डायरेक्शन ना हो। लेकिन मैग्नीट्यूड तो है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, डायरेक्शन इसके अंदर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। दिशा उसके अंदर नहीं होती है, परिमाण होता है। परिमाण का मीन्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी का मीन्स क्या होगा कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन कोई डायरेक्शन ना हो, तो उसके अपन क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे यहाँ पर। जैसे कि बेटा अगर मैं मास को ले लेता हूँ तो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो ये क्या होगी बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। लेंथ है, लेंथ भी क्या है यहाँ पर, अगर आप किसी चीज़ की लेंथ लेते हो तो लेंथ के अंदर भी क्या लेते हो, मैग्नीट्यूड लेते हो, यहाँ पर उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हम बोलेंगे ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो जब इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है इसका, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर ये है स्केलर की डेफिनेशंस, मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन ना हो, तो वो क्या कहलाता है बेटा, स्केलर कहलाता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस। फिर देखिए सेकंड हम पढ़ेंगे बेटा वेक्टर। तो देखिए वेक्टर क्या है, वेक्टर बेटा सिंपल सी बात है, वेक्टर के अंदर मैं ये ले लूँ कि भैया जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में क्या हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ में डायरेक्शन भी हो, दोनों चीज़ें हो, तो उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे उसको। ये है डेफिनेशन की। साथ में इसमें एक बात और ऐड कर दी जाती है कि जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित के नियमों को फॉलो करता हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। ये इसकी मोटा मोटी डेफिनेशन हो जाती है। लेकिन डेफिनेशन, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से आपके नीट के क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं होंगे। नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर, नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा एडवांस चलना होगा। अब एडवांस कैसे चलेंगे तो वो देखते हैं बेटा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि नीट के क्वेश्चंस इस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सॉल्व नहीं होंगे, तो वो कैसे सॉल्व होंगे, तो समझिए बात को। देखो भैया वेक्टर के अंदर एक बात आती है, वो बात ये आती है कि जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे तो वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो ना करे तो वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, सदिश बीजगणित का नियम का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपको दो फिजिकल क्वांटिटियों को जोड़ने के लिए आप अगर थीटा की हेल्प लेते हो, अगर आप थीटा की हेल्प लेते हो, इसका मतलब वो थीटा पे डिपेंड हो गया। और वेक्टर अलजेब्रा के अंदर भी आप यही होते हैं, जब आप पढ़ोगे डिटेल के अंदर तो ये आएगा आपके पास में a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, ठीक है, ये आप पढ़ोगे वेक्टर अलजेब्रा के अंदर, आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, थीटा आ रहा है, तो थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो फिजिकल क्वांटिटी इसको जोड़ने के लिए आप क्या करोगे, थीटा की हेल्प लोगे, तो वो तो क्या होगी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। और जिसमें थीटा की हेल्प नहीं होगी, थीटा की जरूरत रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो वो कौन सी होगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी होगी। बस आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, आपको यहाँ पर वेक्टर और स्केलर के एग्जाम्पल रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस बात से, आप यहाँ पर इस बात से कई चीज़ों के आंसर दे सकते हो यहाँ पर। तो मैं बताता हूँ आपको, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है। बस आप तो ये ध्यान रखिएगा कि भैया वेक्टर वो होगी, वेक्टर क्वांटिटी वो होगी जिसके अंदर क्या है, आप जिस फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड करने के लिए थीटा की रिक्वायरमेंट होती है वो तो क्या होगी, वेक्टर होगी, और थीटा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो क्या होगी, स्केलर होगी। बस इस चीज से आप वेक्टर और स्केलर के आंसर दे सकते हो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस आप आंसर नहीं दे सकते।
मैं आपको आगे एग्जाम्पल बताऊंगा कि कुछ एग्जाम्पल के अंदर जैसे बोला है ना बेटा वेक्टर, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होती है, ये दो चीज़ें होती हैं, आप बोल दो उसको वेक्टर है ना, ये बात अधूरी है, ये कंप्लीट बात नहीं है। आगे आप देखोगे कि जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसके बावजूद भी हम उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, जबकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस हम क्या बोलेंगे कि भाई मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, इसके हिसाब से वो क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब इसलिए जरूरी है कि आप वेक्टर की डेफिनेशन से आप यहां बता नहीं सकते कि वो वेक्टर है या नहीं है, वो आप ये बता सकते हो कि जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो, ठीक है, यानी कि जो राशि थीटा पे डिपेंड करती हो, यहां पर ए और बी को ऐड किया गया है और इसका रिजल्ट जो है वो इस फॉर्मूले से आया है। अब इस फॉर्मूले से आया है तो ये कहाँ, ये फॉर्मूला थीटा पे डिपेंड है, यानी कि आपने इसका ऐड किया है, एडिशन किया है, तो एडिशन करने पर वो थीटा पे डिपेंड आ रहा है, ठीक है, यानी कि थीटा चाहिए इसको ऐड करने के लिए। तो जिन फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के लिए, इसका रिजल्ट निकालने के लिए आपको थीटा चाहिए, तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, और थीटा नहीं चाहिए तो वो क्या है, यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है। आओ मैं आपको इसका एक नमूना दिखाता हूं। देखो यहां पर बस आपको ये दो बातें ध्यान रखनी है, आप किसी चीज का एग्जांपल ले सकते हो। देखो देखिए यहां पर मैंने कहा यहां पर कि भैया ये कोई बॉडी है और इस पर मैं यहां पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, ओके, और एक व्यक्ति ने बेटा इधर से इसी डायरेक्शन के अंदर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि भैया इसका एफ नेट बताइए, तो आप बोल दोगे कि देखो सर 10 न्यूटन का ये व्यक्ति इसको खींच रहा है और 5 न्यूटन का पीछे से और लगा रहा है, टोटल फोर्स कितना हुआ, 10 + 5 कितना हुआ, 15 न्यूटन, ओके। फिर देखिए यहां पर नेक्स्ट में मैंने क्या किया, 10 न्यूटन का बेटा वो इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन का वो इधर खींच रहा है। तो अब आप क्या करोगे कि देखो सर 10 न्यूटन का वो इधर खींच रहा है और 5 न्यूटन फोर्स से वो इधर खींच रहा है, इसका मतलब नेट फोर्स यहां पर कितना हुआ, 10 - 5 = 5 न्यूटन हुआ। तो यहां पर नेट फोर्स कितना आया, 5 न्यूटन का आया है तो यहां पे फोर्स ही, ठीक है, लेकिन हमने यहां पर इसका रिजल्ट निकालने के लिए हमारा जो रूल्स था वो अलग था, और इसका निकालने के लिए जो है हमारा जो है वो हमने थीटा को देखा, हमने देखा कि इसके लिए हमने थीटा कितना लिया बेटा, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, तो हमारे पास में ये आया, यहाँ पे थीटा कितना है, 180 है, 180 का मतलब अपोजिट है बेटा, तो यानी कि इनका रिजल्टेड निकालने के लिए हमने यहाँ पर थीटा की हेल्प ली है। जब हमने यहाँ पर थीटा की हेल्प ली है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर इसका रिजल्ट निकालने के लिए हमें थीटा चाहिए, और जब थीटा चाहिए तो हम बोल देंगे कि फोर्स जो है यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए ये कोई ए है जो यहाँ पर 4 मीटर चल रहा है, ओके, फिर जो है बी है यहाँ पर जो यहाँ पर 3 मीटर चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये बी यहाँ पर कितना चल रहा है बेटा, 3 मीटर चल रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये 4 मीटर चला, ये ए है, और फिर ये 3 मीटर चला, ये बी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है बी है यहाँ पर। इसके बाद देखिए ये 4 मीटर ये ए है, और ये चला अपने पास में 3 मीटर, ये है बी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको यहाँ पर फर्स्ट ये बताना है कि भाई इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस बताइए। तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस क्या होती है? देखो बेसिक मैथ्स में आपको मैंने बताया था कि डिस्टेंस का मतलब ये होता है लेंथ ऑफ पाथ, पथ की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है, सिंपल है। तो ये है इसका पाथ है, इसका पहले 4 मीटर चला, फिर ये 3 मीटर चला, इसका मतलब इसकी जो लेंथ है यानी कितना हो गया, 4 + 3 7 मीटर, तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 7 मीटर की होगी, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये पहले 4 मीटर चला, फिर ये 3 मीटर चला, तो कितना हुआ, 7 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ, पाथ की जो लंबाई होती है वो होती है डिस्टेंस, तो 7 मीटर, ओके। यहाँ पे देखिए
यहां पे भी आप बताएंगे तो डिस्टेंस कितना हुआ 4 मीटर और ये 3 मीटर, कितना हुआ 7 मीटर हुआ, यहां पर 7 मीटर हुआ यहां पर। ठीक है, चलिए ये हमने बात की डिस्टेंस के बारे में कि यहां पर डिस्टेंस ये आई है। अब अगर मैं कहूं कि भाई इसी के लिए ही आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए, आप मुझे यहां पर डिस्प्लेसमेंट बताइए। चलिए डिस्प्लेसमेंट बताते हैं, विस्थापन बताते हैं इसके लिए क्या है। देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो देखिए इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 7 मीटर की है, मिनिमम डिस्टेंस 7 मीटर की है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, 7 मीटर का। ओके, यहाँ पे आइए, ये क्या है बेटा, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, ये हुआ, और यही डिस्टेंस क्या कहलाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो कितना हुआ 1 मीटर का, कितना हुआ ये 1 मीटर का हुआ। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर का हुआ। यहाँ आइए, यहाँ आए देखेंगे बेटा कि देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ओके, और ये वाला क्या है, फाइनल पॉइंट है। इन दोनों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये आएगा पाइथागोरस प्रमेय से 5 मीटर आएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे कहानी क्या हुई, देखो हमने डिस्टेंस लिया है, हमने डिस्प्लेसमेंट लिया है, ठीक है, और देखो तीनों केस में डिस्टेंस तो क्या आई है, इक्वल आई है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, तीनों केसों में अलग अलग आई है, डिफरेंट डिफरेंट आई है। हुआ क्या है यहाँ पर, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपने देखा बेटा कि ये इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा इज इक्वल 0 डिग्री का है। ओके, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री का है। ए और बी के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री का। यहाँ पे देखिए बेटा ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब डिस्टेंस मैंने ली तो मुझे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि 0 डिग्री का एंगल है या 180 का है या 90 का है। मैंने यहाँ पर एंगल की कोई हेल्प नहीं ली और मैंने सीधा इसका आंसर निकाल लिया। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं है। तो डिस्टेंस थीटा पे डिपेंड नहीं है, इसका मतलब डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है बेटा, एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है यहाँ पर। लेकिन देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट में मैंने यहाँ पर जब 0 डिग्री एंगल लिया था तब कितना आया, 7 मीटर का आया। लेकिन यहाँ पर देखो 180 का एंगल है तब कितना आया, 1 मीटर का आया, और 90 का है तब कितना आया, 5 मीटर आया। तो यानी कि आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर थीटा की हेल्प ली है। जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हो और उसके अंदर थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है, थीटा की जरूरत पड़ती है, तब हम बोलते हैं कि वो क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में यही कहानी हुई है, हमें यहाँ पर थीटा की जरूरत पड़ी है। जब थीटा की जरूरत पड़ी है तो हम बोलेंगे भैया कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब हमें रटने की जरूरत नहीं है कि भैया कि वेक्टर के एग्जाम्पल बताओ, हमें स्केलर के हमें एग्जाम्पल बताओ, कोई रटने की जरूरत नहीं। आप तो बस एक चीज़ को ध्यान रखिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप रिजल्टेंट निकाल रहे हो तो उसके अंदर आपको अगर थीटा की रिक्वायरमेंट है, थीटा की जरूरत पड़ती है, तब तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ पर जो है वो वेक्टर है, और थीटा की जरूरत नहीं पड़ती है तो आप क्या बोल दोगे, वो स्केलर है यहाँ पर। इसके और भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, ये कोई एक बॉडी है, यहाँ पर एक दीवार है और ये आपने इसको थ्रो किया, ठीक है, मैंने कह दिया कि यहाँ पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैंने कह दी कितनी है बेटा, 50 जूल है बेटा। कितनी है, 50 जूल है। ओके, अब ये यहाँ गई और यहाँ जाने के बाद इसे टकराई, और टकराने के बाद सीधी सी बात है, जब इसे टकराएगी कोलिजन होगा, आपको पता है टकराने के बाद उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है, यानी कि उसकी एनर्जी लॉस जाती है। तो यहाँ पे उसकी जो एनर्जी हुई है, काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पर कितना हो गया, 40 जूल हो गया। ठीक है, ये 40 जूल हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर 40 जूल हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से टकराने के बाद ये वापस यहाँ आती है और यहाँ आती है। यहाँ आते आते बेटा इसकी एनर्जी कुछ और कम हो जाती है, और मैंने कह दिया कितनी हो जाती है, 30 जूल हो जाती है। ओके, अब आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि भैया कि इसका
ये जो बॉल है यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो यहाँ तक आने के अंदर उसके जो है द्वारा कुल वर्क डन कितना होगा, कुल वर्क डन जो है वो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर वर्क के बारे में मुझे तो सिर्फ एक चीज़ पता है, और वो चीज़ ये है कि मैं कहता हूँ वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हुआ है, 10 जूल का हुआ बेटा, 50 जूल था बेटा, कितना रह गया, 40 जूल रह गया, तो कितना हुआ यहाँ पर 10 जूल का रहा, यहाँ पर कितना रहा, यहाँ पर 10 जूल का रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 10 जूल वर्क करना पड़ा है यहाँ पर। ये मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूँ बेसिक मैथ्स के अंदर कि वर्क जो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क डन कितना है, वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वही कितना बेटा 40 जूल माइनस का 30 जूल, तो कितना हुआ 10 जूल हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो नेट वर्क कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में 10 जूल और यहाँ से यहाँ तक आने में 10 जूल, टोटल जो वर्क डन है यहाँ पर वो कितना है 20 जूल हुआ है यहाँ पर, कितना हुआ है 20 जूल हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि आपने यहाँ पर इसका वर्क निकालने के लिए यहाँ पर आपको इस थीटा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने यहाँ पर क्या इस वर्क को निकालने के लिए यहाँ पे पूछा क्या मुझसे कि सर बताओ इसका थीटा कितना है। अगर आप थीटा बताओगे ना तभी सर मैं यहाँ बता पाऊंगा कि इसका वर्क डन कितना है। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या है, वर्क यहाँ पे क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जरूरत ही नहीं पड़ी है। और जब थीटा की जरूरत नहीं पड़ती है तो हम बोल देते हैं कि वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर यहाँ पर थीटा की इक्वेट में जरूरत लेता, थीटा की मुझे जरूरत पड़ती, तब मैं यहाँ पे कहता कि वो क्या है, यहाँ पर एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर एक और बेहतरीन एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर मैं एक दूसरा और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत मज़ेदार है, एग्जाम में बेटा पूछा भी जाता है वो। देखिए क्या है, करंट धारा के बारे में क्या कहानी है। देखिए धारा शुद्ध धारा, यहां आइए बेटा, देखिए यहां पर क्या कहानी हो रही है। यहां से 10 एम्पियर की करंट आ रही है बेटा, यहां से कितनी आ रही है 10 एम्पियर करंट आ रही है, और यहां से कितनी आ रही है बेटा 5 एम्पियर की करंट आ रही है। ओके, तो यहां पे कितनी निकली, 10 एम्पियर की इधर से आई और 5 एम्पियर की इधर से आई, तो आप बोल दो कि सर सिंपल सी बात है, इधर जो निकलेगी वो 15 एम्पियर की करंट निकलेगी, तो निकलेगी। फिर देखिए मैं कहता हूं सर देखो यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए आप करंट यूज आ रही है बेटा। ठीक है, तो यहां पे मैंने कह दिया 3 एम्पियर का है, यहां पर यहां कहा मैंने 3 एम्पियर का है, यहां मैंने कहा 4 एम्पियर करंट है। ठीक है, बताओ यहाँ पे कितना करंट निकला, तो आप बोल दोगे सर कितना 7 एम्पियर का यहाँ पर करंट निकला है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप क्या चीज देख रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो सर कि देखो यहाँ पर 10 एम्पियर लिया 5 एम्पियर आया, यहाँ 5 एम्पियर लिया तो कितना आया 15 एम्पियर आया। अब अगर मैंने इस वायर को, इसी वायर को, इस सेम वायर को मैं जोड़ देता हूँ, कैसे, ऐसे जोड़ देता हूँ, तो देखो इस सेम वायर को मैं ऐसे जोड़ देता हूं, तो ये 10 एम्पियर का है और ये वाला कितना है बेटा 5 एम्पियर का है। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर 15 एम्पियर का करंट निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सेम करंट लिया है 10 एम्पियर का, मैंने यहाँ पर 5 एम्पियर का 5 एम्पियर करंट दिया, तो कितना निकला है 15 एम्पियर निकला है। यहाँ पर कोई फर्क नहीं आया कि आपने यहाँ पर किसी तरह से इस वायर को जोड़ दिया है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं आया कि रिजल्टेड जो करंट निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 15 एम्पियर ही निकल रहा है। यहाँ पर आपने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि सर आप मुझे पहले इसका थीटा बताओ, ये थीटा कितना है, सर मुझे यहाँ पर इसका थीटा बताओ, ये थीटा कितना है, सर मुझे यहाँ पर बताओ इसका थीटा कितना है, तो मैं बता पाऊंगा कि यहाँ पर रिजल्टेड जो करंट है वो कितनी निकल के आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये जो है फिजिकल क्वांटिटी है करंट, ये यहाँ पर थीटा पे डिपेंड ही नहीं हो रही, थीटा पे डिपेंड नहीं हो रही, तो इसका मतलब कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं जाऊं कि जिसके अंदर डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड हो, देखो डायरेक्शन ये है और मैग्नीट्यूड ये है, इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड नहीं है। थीटा पे डिपेंड नहीं, इसका मतलब क्या है, फिजिक्स की लैंग्वेज में थीटा पे डिपेंड न होना
इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती, सदिश बीजगणितीय नियम जो है उसको फॉलो नहीं करता। तो सदिश बीजगणितीय नियम में क्या आता है, थीटा आता है, तो थीटा आता है, इसका मतलब थीटा को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। और जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आगे और है कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं वो और बता देता हूं। अब देखिए आपने कहा सर करंट के अंदर डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी यहां पर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन सर फोर्स के अंदर तो डायरेक्शन होती है, तो उसके बावजूद भी फोर्स जो है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा क्यों? तो देखिए यहां पर देखिए बेटा, ये यहां पर करंट है, मैंने कोई करंट ले ली बेटा यहां पर, तो करंट की यहां पर दो डायरेक्शन हो सकती है, एक तो यूं हो सकती है या यूं हो सकती है। ओनली फॉर टू डायरेक्शन पॉसिबल है इसकी, इसके अलावा इसकी कोई तीसरी डायरेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पर आप करंट को एक लाइन के अंदर आप शो कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं फोर्स की, अगर मैं बात करता हूं फोर्स की, तो देखिए ये एक पिंड है, एक बॉडी है, इसके यहाँ पर एक इन्फिनाइट डायरेक्शन से फोर्स लग सकता है, यहाँ से भी फोर्स लगता है, यहाँ से भी फोर्स लग सकता है, यहाँ से फोर्स लगता है, यहाँ से भी फोर्स लग सकता है, इन्फिनाइट डायरेक्शन से यहाँ पर फोर्स लग सकता है। इसका मतलब फोर्स के अंदर तो यहाँ पर डायरेक्शन जो है इन्फिनाइट है, लेकिन यहाँ पे देखिए करंट के अंदर, यहाँ पर आप देखेंगे कि करंट के अंदर जो है यहाँ पर ओनली फॉर टू डायरेक्शंस है, या फिर ये होगी या फिर ये होगी। करंट को आप यहां पर एक लाइन पे आप शो कर सकते हो, लेकिन फोर्स को आप एक लाइन में शो नहीं कर सकते, ठीक है। इस कारण यहां पर करंट जो होता है वो डायरेक्शन होते हुए भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स के अंदर डायरेक्शन है, इसलिए वो यहां पर इनफिनिट डायरेक्शन है यहां पर, ठीक है। इस कारण यहां पर फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है यहां पर। तो यहां पर आप तो सिंपल बात ध्यान रखिए, जो थीटा पे डिपेंड हो यानी कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो वो तो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जो नहीं करता हो वो नहीं होगी। यहां पर इस करंट के अंदर एक बात निकल के आई है बेटा, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट निकल के आया है। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया है? हम ये बोलते हैं कि भैया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, हम ये बोलते हैं बेटा वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड हो और प्लस में क्या हो, डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, तो वो क्या होती है, वेक्टर होती है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि सर देखो मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद भी वेक्टर नहीं है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट निकल के आता है, वो स्टेटमेंट ये है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई वेक्टर है तो उसके अंदर डायरेक्शन 100% होगी। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके अंदर डायरेक्शन 100% होगी। लेकिन दूसरी बात क्या है, दूसरा स्टेटमेंट ये है, उसी के साथ इंक्लूड बेटा, वो स्टेटमेंट क्या है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर अगर डायरेक्शन हो तो कतई जरूरी नहीं है कि यहां पर क्या हो, वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात को, पहले मैंने कहा कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो ये 100% श्योर है कि वो उसके अंदर डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर डायरेक्शन हो तो ये कोई श्योर नहीं है कि वो 100% वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, करंट है। करंट में डायरेक्शन है, उसके बावजूद हम ये नहीं कह सकते कि करंट यहाँ पर क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, ध्यान में रखना इस बात को। तो सिंपल सी बात है, जो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को लॉ को फॉलो करती है वो तो क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगी वो यहाँ पर जो है स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। इसके साथ ही यहाँ पर एक और हम चीज़ लेते हैं, एरिया। पूरे फिजिक्स के अंदर जो एरिया होता है वो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये जो है इसका ड्यूल नेचर होता है, एरिया ड्यूल नेचर होता है। कैसे होता है, देखो एरिया वेक्टर भी होता है और एरिया स्केलर भी होता है। बिल्कुल साहब, एरिया वेक्टर भी होता है और एरिया स्केलर भी होता है। कैसे, देखो अगर मैंने यहां पर अब एरिया जो है, अगर मैंने ये कह दिया कि क्षेत्रफल सदिश बोल दिया, मैंने क्या बोला यहां पर,
क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर बोल दिया मैंने। क्या बोला है मैंने यहां पर? एरिया वेक्टर बोला मैंने यहां पर। यदि मैंने यहां पर एरिया वेक्टर बोला तो यहां पे एरिया क्या है? स्केल, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की तरह लोगे आप, एरिया को एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह लोगे आप। और अगर आपने एरिया को वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप फॉर्म में आपने लिया है तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है वो देखें यहां पर। तो यहां पर देखो बच्चों, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? किसी भी एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर टू एरिया होती है, परपेंडिकुलर टू एरिया होती है। अपवार्ड भी हो सकती है और डाउनवार्ड भी हो सकती है। कैसे? देखो यहां पर, जैसे कि मैंने यहां पर एक प्लेन लिया है बेटा, ये मैंने प्लेन ले लिया, इस प्लेन पर मुझे यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन शो करनी है। तो ये क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर होती है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ये प्लेन का परपेंडिकुलर है और ये वाला भी प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए, ये मैंने एक सिलेंडर लिया है यहां पर, ये मैंने यहां पर एक सिलेंडर लिया है, यहां पर ये मैंने यहां पर एक सिलेंडर लिया है। तो आप यहां पे क्या देखेंगे? आप यहां पे देखेंगे कि इस सिलेंडर के सर यहां पर देखें एरिया, एक तो ये वाला एरिया बनता है इसका, ठीक है, एक ये वाला एरिया बनता है इसका और एक ये वाला भी एरिया बनता है इसका। ठीक है, अगर ये वाला एरिया लेंगे हम अपन तो यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप बोलोगे सर एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है आपने अभी भी कहा है कि प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो यहां पर इस प्लेन का परपेंडिकुलर तो ये वाला है, तो ये वाला इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं ना जी मुझे तो ये वाला एरिया लेना है और इसका बताओ मुझे डायरेक्शन, तो आप बोलोगे ये वाला इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। आप बोले ना जी मुझे तो ये लेना है, तो ले लीजिए बेटा, तो ये वाला इसका हो जाएगा डायरेक्शन इसका। ये आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ोगे आप 12th के अंदर, तब आपके गाउस लॉ आएगा, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ जो है वो बहुत काम में आएगी। वहाँ पे आपसे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है का नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप उस चीज़ को समझ नहीं पाओगे। तो एरिया जो होता है पूरे फिजिक्स के अंदर ड्यूल नेचर रखता है, ठीक है, वो स्केलर भी होता है और वो वेक्टर भी होता है। जब वो वेक्टर होगा तो वहाँ पे कहा जाएगा कि एरिया वेक्टर, तो जब उसका एरिया वेक्टर कहा जाएगा तो वहाँ पर जो होगा ये यहाँ पर इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी यहाँ पर, ठीक है। और जब इसकी कोई डायरेक्शन होगी तो सीधी सी बात है वो डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू प्लेन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। अब कभी कभी ये एरिया जो है वो वेक्टर के फॉर्म में नहीं आएगा। जैसे कि अगर मैं बोल दूं आप सरफेस टेंशन चैप्टर पढ़ोगे उसमें फोर्स आएगा, ये एक फोर्स जो होगा वो प्रेशर अपॉन एरिया होगा। फोर्स क्या होगा बेटा? प्रेशर अपॉन एरिया होगा। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा, ठीक है, सरफेस टेंशन चैप्टर के अंदर जो एरिया आएगा वो एरिया क्या होगा? वो स्केलर क्वांटिटी होगा, ये यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। तो अब आपको पता चल गया है कि अगर ये एरिया वेक्टर जो है अगर वेक्टर होता है, एरिया अगर वेक्टर होता है तो आप उसकी डायरेक्शन किस तरह से लोगे वो आपने यहाँ पर सीखा। और जब वहाँ पर एरिया वेक्टर डायरेक्शन नहीं होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि फोर्स P अपॉन ए है, P फॉर प्रेशर, A अपॉन एरिया। तो यहाँ पर ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पर जो है जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ोगे तो इसके अंदर जो आएगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो ए होगा वो एक वेक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो एरिया होता है वो उसका ड्यूल नेचर होता है। पूरे फिजिक्स के अंदर एक यही फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ड्यूल नेचर होता है, जो स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है यहाँ पर। तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इन बातों की चर्चा की कि यहाँ पर स्केलर और ये जो वेक्टर क्वांटिटी है आप किस तरह से पहचानते हो, ठीक है। अब देखिए बेटा एक चीज़ और ले सकते हैं इसके आगे एग्जाम्पल, जैसे कि बेटा स्पीड है, ठीक है। जैसे कि मैंने ये कहा कि वेक्टर जो होता है, मैंने ये कहा कि जो वेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर क्या होती है बेटा? डायरेक्शन होती है और साथ में डायरेक्शन होगी और साथ में मैग्नीट्यूड भी होगा, ठीक है, और वो थीटा पे डिपेंड करेगी। तो वो क्या है? वेक्टर है। लेकिन स्केलर में क्या कहानी होगी? स्केलर में क्या होगी बेटा? केवल मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा और वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगी। वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। बस इस बात को आप ध्यान में रखिए। मेनली तो बेटा इस थीटा को ध्यान में रखिए। आप थीटा का आपको ध्यान है तो आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल, स्केलर का एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है, वेक्टर का भी एग्जाम्पल रटने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर कैसा है, स्केलर या वेक्टर, आपको कुछ भी पता नहीं है यहाँ पर।
आप देखिए कि टेम्परेचर को आप जब भी निकालते हो तो उसको निकालने के लिए आप पूछते हो क्या भैया यहाँ का टेम्परेचर बताने के लिए मुझे बताओ थीटा क्या है यहाँ पर, नहीं, आप यहाँ पर एंगल नहीं पूछते। तो एंगल नहीं पूछते, इस कारण क्या है कि जो टेम्परेचर है यहाँ पर वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। टाइम, आपसे अगर कोई टाइम पूछता है तो क्या आप पूछते हो कि भाई एंगल बताओ, एंगल कितना है, कौन से एंगल से आप टाइम पूछ रहे हो, ना, आप फटाक से बता देते हो कि यहाँ पर जो है 3 o'clock 7 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम जो है वो भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, थीटा की इसमें जरूरत नहीं पड़ती। स्पीड, अब देखो स्पीड के अंदर क्या है, स्पीड क्या होता है, स्पीड जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सॉरी वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है यहाँ पर स्पीड होता है। तो स्पीड को भी आप कभी भी नाप लीजिए तो उसके अंदर एंगल की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर स्पीड भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। बाकी मैंने मास, लेंथ, ये सब चीज़ें बताई थी, बाकी इन सब चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं। आओ तो बस इस बात को ध्यान रखिए कि थीटा पे जो डिपेंड हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का रिजल्ट निकालने के लिए अगर थीटा की आपको जरूरत पड़ती है तो वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। और अगर थीटा की जरूरत नहीं पड़ती है तो वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है यहाँ पर। तो इस तरह से आपने यहाँ पर वेक्टर में के अंदर और स्केलर में किस तरह से आप पहचान करोगे वो आपने चीज़ें यहाँ पर सीखी यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा कि इन सब चीज़ों को देखते हुए आप बता सकते हो कि थीटा की हेल्प से कि यहाँ पर ये वेक्टर है या स्केलर है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद एक वर्ड और आता है टेंसर, टेंसर, कैंसर, कैंसर नहीं बेटा टेंसर, यानी कि इसको बोलेंगे प्रदिश, इसको क्या बोलेंगे, प्रदिश बोलेंगे। अब देखिए प्रदिश क्वांटिटी क्या होती है वो सुनिए बात को। इसके अंदर डायरेक्शन का हल्का सा बोध होता है, इसके अंदर डायरेक्शन का हल्का सा बोध होता है, फीलिंग होती है डायरेक्शन की, भाई इसके अंदर डायरेक्शन है यहाँ पर, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए एक वर्ड और आता है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक आता है बेटा स्मॉल, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो सुनिए बात को, इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है और कौन सी स्केलर है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता है, सिंपल है बेटा, यहाँ पर कोई ए वेक्टर रखा था, उसको आपने यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया, थीटा एंगल पे आपने उसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पर आपने इसको थीटा पर आपने इसको डिस्प्लेस किया, वो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आपने इतना एंगल ले लिया और एक आपने यहाँ पर बहुत ही स्मॉल एंगल ले लिया, बहुत ही स्मॉल एंगल, बहुत छोटा, ये थीटा यहाँ पर बहुत ही स्मॉल है, आपने यहाँ पर इसको स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों चीज़ क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों में बेटा फर्क है यहाँ पर। तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछे आपसे और स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोले तो इसमें फर्क है। तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर आपने बड़े थीटा से उसको डिस्प्लेस किया हो, अगर वो स्मॉल बोलेगा तो वो बोलेगा, अगर वो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है तो वो यहाँ पर बोलेगा, अगर नहीं बोलता है तो वो इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है, अगर वो बोलता है तो इसका मतलब वो इसकी बात कर रहा है। देखो एक चीज होती है क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। अब देखिए अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी क्रम विनिमयता के नियम की पालना करता है तब तो वो क्या होता है, वेक्टर होता है, और जब वो क्रम विनिमयता के नियम की पालना नहीं करता है तो वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर ये जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, यहाँ पर ये यहाँ पर क्रम विनिमयता के नियम की पालना कर रहा है, ऑर्डर ऑफ कम्युनिटी की पालना कर रहा है, ठीक है, फॉलो कर रहा है। इस कारण ये क्या होती है, ये जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, और ये जो होता है एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है, सुनिए बात को। जैसे कि बेटा मैंने ये कहा कि मैंने कहा भैया एक कोई ए है वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 3 है, ठीक है, तो कितना हुआ, 7 हुआ। यहाँ पर ऑर्डर में मैंने क्या किया, पहले 4 को रखा है, फिर मैंने यहाँ पे किसको रखा, 3 को रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर चेंज करता हूँ, यानी कि क्रम विनिमय कर देता हूँ।
तो मैंने यहाँ पर 3 + 4 किया तो रिजल्ट कितना आया, 7 आया। तो यानी कि आप इसका जो क्रम है, इसका ऑर्डर है, उसको आप बदल दीजिए। बदल देने के बाद भी उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब क्या है कि ये क्रम विनिमयता के नियम की पालना करता है। ये होता है क्रम विनिमयता के नियम, ऑर्डर ऑफ कम्युनिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हो कि ये जो है क्रम विनिमयता के नियम की पालना कर रहा है। तो अगर इस तरह से हो तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम बोलेंगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसी तरीके से जो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है, ये क्या होता है, ऑर्डर ऑफ कम्युनिटी की पालना नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, क्रम विनिमयता नियम की फॉलो नहीं करता है। तो इस कारण ये जो होता है एक अदिश राशि होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और ये जो होता है स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वही ऑर्डर ऑफ कम्युनिटी को फॉलो करता है, क्रम विनिमयता के नियम की पालना करता है। इसकी वजह से ये जो होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और ये वाला नहीं होगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा। फिर देख सकते हैं बेटा प्रेशर। प्रेशर क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रेशर की कोई एक फिक्स्ड एक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो प्रेशर की फिक्स्ड एक्शन नहीं होती है, तो इस कारण प्रेशर को क्या बोलेंगे, अपने स्केलर क्वांटिटी ही बोलेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में यहाँ पर किस तरह से आप पहचानोगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी को आप किस तरह से पहचानोगे, ये आपने देखा। मोटा मोटी बात मैं आपसे एक ही कहना चाहूँगा कि स्केलर और वेक्टर के अंदर आप सिर्फ थीटा को देखिए। जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप थीटा की ज़रूरत पड़ती है तब वो क्या होती है, वेक्टर होती है, और जहाँ पर थीटा की जरूरत नहीं पड़ती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। बस ये बात ध्यान रखिए। अब आपको कोई भी एग्जाम्पल रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बता सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी बात ये भी मैंने अभी की है, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना हो। वेक्टर, ये थीटा है क्या भाई, थीटा का मीन्स क्या है, थीटा का मीन्स यही तो है बेटा। ये थीटा मैंने कहा कि थीटा पे डिपेंड है। ये थीटा क्या है, थीटा यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा है बेटा। थीटा यहाँ पर क्या है, अलजेब्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है अलजेब्रा यहाँ पर, यानी कि सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और इंक्लूड हो जाती है, अभी भी मैंने बात की है, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। ठीक है, ये दो चीज़ लागू हो जाती है। तो यहाँ पर जिसके पास ये दो चीज़ होगी वो हम बोलेंगे वो क्या होगा बेटा, वेक्टर होगा। ये क्या होगा, वेक्टर होगा। जिसके पास ये दो चीज़ है वो क्या होगा, उसका वेक्टर होगा। ये जिसके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज वेक्टर के अंदर थोड़ा सा उसको आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस के अंदर आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि वेक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और साथ में क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, सॉरी, मैग्नीट्यूड में यूनिट आता है मैग्नीट्यूड में, और साथ में क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होती है। साथ में क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में क्या आएगा, मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ आती है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, और साथ में आता है इसका बेटा क्या, यूनिट। साथ में क्या आता है, यूनिट आता है। ये दो चीज़ें, यानी कि वेक्टर के अंदर तीन चीज़ें होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, यूनिट होगा, और साथ में क्या होगा, डायरेक्शन होगा। और स्केलर के अंदर, स्केलर अंदर ओनली फॉर मैग्नीट्यूड होगा, ओनली फॉर मैग्नीट्यूड ही होगा। ठीक है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होगा। मैग्नीट्यूड में दो चीज़ें होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यूनिट होगा। तो अब आप वेक्टर को आप पहचान सकते हो, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शंस। ठीक है, अगर ये दोनों है तो इसका मतलब वो वेक्टर सेम है भाई, मैग्नीट्यूड भी है उसके अंदर और डायरेक्शन भी है। और जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी समान है और डायरेक्शन भी समान है तो आप क्या बोलोगे कि वो वेक्टर क्वांटिटी भी समान है, इक्वल है। यहाँ पे अगर मैं इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी चेंज कर दूँ, मैंने मान लिया मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया लेकिन डायरेक्शन वही रखी, तो आप बोलोगे क्या कि वो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो इक्वल है। आप बोलोगे ना सर, इक्वल कहाँ से होगी, मैग्नीट्यूड उसका अलग हो गया, डायरेक्शन उसका अलग हो गया, डायरेक्शन उसका सेम हो गया, लेकिन ये चीज़ तो अलग होगी ना। इन दोनों में से कोई चीज़ भी अलग हो वो वेक्टर अलग हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने कह दिया मैग्नीट्यूड इक्वल है उसका, लेकिन डायरेक्शन उसकी इक्वल नहीं है, तो वो सेम जो है वेक्टर नहीं हुआ, इक्वल वेक्टर नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, बहुत काम आएगी बेटा। इसके जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर के इस बात से बनते हैं कि वेक्टर का मीन्स क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये वेक्टर होता है।
अगर इन दोनों में से कोई भी चेंज हो गया इसका मतलब वो वेक्टर चेंज हो गया। यहाँ पे स्केलर की बात करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। और मैग्नीट्यूड के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं बेटा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक इसका यूनिट होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो है हम वेक्टर के बारे में और चर्चा करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।